2023 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने काफी अलग तरीके से कैंडिडेट्स को टेस्ट करा। ऑल सेड एंड डन, एस्पिरेंट्स का गुस्सा होना जायज है, लेकिन उस गुस्से के भरोसे अब हम आगे के लिए नहीं बैठ सकते। मतलब कि अगर हमारे को एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना है तो या तो वो सरकार को लेना होगा कि यूपीएससी के पैटर्न में चेंजेस करे जाएं, या फिर एस्पिरेंट्स को करंट पैटर्न के हिसाब से ही अपनी 2024 और 25 की रणनीति बनानी होगी। सरकार क्या करेगी वो सरकार के हाथ में है। अभी के लिए हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोस्पेक्टिव लुकिंग बन के आगे की तैयारी शुरू करें कि यूपीएससी अगर इसी टाइप का पेपर आगे बनाता है तो हमारे को किस तरीके से तैयारी करनी है। ये पूरा लेक्चर अलग अलग पिलर्स में मैंने डिवाइड करा है, जहां पे हम बात करेंगे कि अगर इसी टाइप का पेपर आने वाले समय में बनता है तो हमारी जीएस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है, ऑप्शनल की अप्रोच, आंसर राइटिंग और एसे, सीसैट किस तरीके से पढ़ना है, कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, मंथली टाइम टेबल, ये आपको काफी मदद करेगा अपने टारगेट सेट करने में, डेली टाइम टेबल, रोज कितने घंटे डिवोट करने हैं, और यहां पे जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बात करूंगा। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, सीसैट की, जीएस की और मेंस आंसर राइटिंग की, करियर बैकअप क्या होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पिलर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी पेपर बना रहा है इस पिलर के ऊपर मेरे को काफी सारी बातें आपसे करनी है। और आखिरी में कि ये जो एक एस्पिरेंट के दिमाग में चर्चा रहती है कि क्या हमारे को दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस बार तो मैंने घर से तैयारी करी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या हमारे को दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या हमारे को वहां पे ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, इन सब मुद्दों के ऊपर इस लेक्चर में पिलर बाय पिलर चर्चा होगी। आराम से देखेंगे पूरा लेक्चर, कई सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी और आपको कई सारी टेक्निक्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं अपने पहले पिलर से, दैट इज अप्रोच फॉर जीएस। देखिए, यहां पे आपको तैयारी शुरू करने से पहले पेपर का पैटर्न समझना होगा। जीएस ये एसएससी 10th क्लास 12th क्लास आरबीआई ग्रेड बी वाली जीएस नहीं है। जब यूपीएससी बोलता है जनरल स्टडीज, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर कोई भी मुद्दा आपके सामने है तो आपको उसके सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उसका एनालिसिस भी पता होना चाहिए। आपको उसके सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आगे उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या निकलेगा, इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से आपको हर सब्जेक्ट का हर मुद्दा पढ़ना है। जो पहले एक डिवीजन रहता था कि एंशिएंट मेडिवल सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं या फिर आईआर सिर्फ मेंस में आता है, सिक्योरिटी सिर्फ मेंस में आता है, इस टाइप के जो सवाल हैं, इस टाइप के जो बाइफरकेशन से यूपीएससी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों के मेंस में हमने देखा कि एंशिएंट मेडिवल से मेंस में कुछ इंटीग्रेशन देखने को मिलता है जीएस पेपर वन में, आईआर और सिक्योरिटी के प्रीलिम्स में हमारे को काफी अलग प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं। तो वो जो एक डेमार्केशन था सिलेबस का, यूपीएससी धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। मतलब कि आप अब कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ तो आपको उसे प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पे आपको जीएस की अप्रोच बताने वाला हूं। जब भी कोई नया एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मेरे को कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट्स आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक हायरार्की की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से तैयारी सबसे पहले इकोनॉमी और पॉलिटी से शुरू होनी चाहिए। और उसका कारण यह है कि जितनी जल्दी आप इकोनॉमी और पॉलिटी के ऊपर अपनी ग्रिप बना लेंगे उतनी ही आसानी आपको होगी न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि न्यूज़पेपर में 60 से 70% करंट अफेयर्स जो आते हैं या तो वो पॉलिटी के किसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होते हैं या वो इकोनॉमी के किसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होते हैं। एक बार आपने दो पिलर सबसे पहले खत्म कर लिए, आप अपने आप देखेंगे कि आपका न्यूज़पेपर का जो टाइम है पढ़ने का वो कम हो रहा है। जब ये दो सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएं फिर आप पढ़िए ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का जो वेटेज है प्री और मेंस दोनों में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलरली मेंस के पेपर वन में और मेंस के पेपर थ्री में। ये चार सब्जेक्ट्स के बाद हम चलेंगे हिस्ट्री की तरफ और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं सिक्योरिटी, आईआर और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात मैं मंथली टाइम टेबल में करूंगा। लेकिन एक नया एस्पिरेंट जब भी तैयारी शुरू करता है और जीएस के बारे में सोचता है तो उसे इस ऑर्डर में चलना चाहिए। आप देखेंगे कि इस ऑर्डर से आपका न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा पॉलिटी या इकोनॉमी की तरफ कोई बायस है, नहीं, लेकिन अगर मैं अखबार और एक पूरी कंप्लीट बड़ी पिक्चर देखूं तो पॉलिटी और इकोनॉमी से शुरुआत करना बेहतर रहता है। ठीक है, सवाल उठता है कि हमें यह तो समझ आ गया कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन इसके सोर्सेस को कैसे रेफर करना है।
यूजुअली जब कोई पॉलिटी उठाता है तो उसके मन में होता है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत कर लेंगे अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिर्फ जीसी लियोंग कर लेंगे तो सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिर्फ एनवायरमेंट में शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा, हिस्ट्री में सिर्फ स्पेक्ट्रम कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। साइंस एंड टेक की तो कोई ऐसी खास किताब आती ही नहीं है। सवाल उठता है कि ये सब्जेक्ट्स को टैकल कैसे करना है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी स्टैंडर्ड बुक तो करनी ही है, लेकिन साथ में एनसीईआरटी करनी है 11th और 12th क्लास की। यूजुअली ये बोले आता है कि हमारे को एनसीईआरटी जो है 6 से 12th क्लास की करनी है। ये बात सही है, एनसीईआरटी आपको स्किप नहीं करनी है। लेकिन अगर मैं पिछले 6 से 7 वर्ष का प्रीलिम्स का पैटर्न देखता हूं और मेंस के क्वेश्चंस देखता हूं, तो मेरे को डेटा एनालिटिक्स से दिखाता है कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो वेटेज है वो 95% से ज्यादा है। जो 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी है वहां से हार्डली 1 या 2 सवाल निकलते हैं, यहां से ज्यादा सवाल नहीं निकलते हैं। तो अपने को तो लिमिटेड समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। तो यहां पे आप जब भी कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड बुक और साथ में ही हायर क्लास एनसीईआरटी दैट इज 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। जब आपका ये पूरा हो जाए, आप देखेंगे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुकी है और उसके बाद आप 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। आप खुद देखेंगे कि आपको यहां पे काफी कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो ऑलरेडी 11 12th में कंप्लीटली कवर्ड है एक्सेप्ट अ फ्यू फैक्ट्स। सिर्फ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा मिलेंगे, अदरवाइज मोस्टली सारा कंटेंट जो है वो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में कवर हो जाता है। तो आप कोई भी जीएस का सब्जेक्ट अगर उठा रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, पहले पहले एनसीईआरटी मत उठाइए, पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, वहां से आपका बेस क्लियर होगा और फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए 11th और 12th क्लास की। 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी एकदम लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका टाइम जो है काफी कम लग रहा है। यूजुअली एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम ये होती है कि जोश जोश में वो 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी तो उठा लेते हैं, जब तक वो 10th क्लास तक की एनसीईआरटी खत्म करते हैं कंटेंट बहुत ज्यादा कवर होता नहीं है, क्योंकि 6 से 10th में कंटेंट बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन पढ़ते पढ़ते मोमेंटम खत्म हो जाता है और फिर उन्हें लगता है कि अभी तो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, बीच में ब्रेक आ गया, घर में कोई प्रॉब्लम थी, कॉलेज के एग्जाम्स आ गए, बीच में ब्रेक आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं नए तरीके से शुरुआत करता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ाई करता हूँ। तो ऐसा मत करिए। 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, 11 12th एनसीईआरटी एंड देन कम टू 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी। सवाल उठता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि जीएस हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट जो हर एस्पिरेंट निग्लेक्ट करता है वो है एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली 11th और 12th क्लास के। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज के पीछे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, 250 वर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको पता है मेंस में उसी तरीके के सवाल आते हैं। एनसीईआरटी पर्टिकुलरली 11th और 12th क्लास के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और आपको लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद बेहतर हो रही है। यूजुअली एस्पिरेंट्स तैयारी खत्म करते ही सबसे पहले टेस्ट सीरीज की तरफ भागते हैं। टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, लेकिन तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करिए, उसके बाद पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करने हैं। प्रीलिम्स में आप 20 साल के पीवाईक्यूज रेफर कर सकते हैं और मेंस में एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप करिए। जब आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस करिए। अगर आप चाहें तो आप इसे एसए के क्वेश्चन से भी लिंक कर सकते हैं कि जो अलग अलग एसए के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज वाटर दैट गेट्स इनटू देम। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप ढूंढिए एग्जांपल्स की मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में जो है गिरना शुरू हुआ, किस प्रकार से मराठास का किंगडम जो है राइज हुआ। इस तरीके से आप अलग अलग एस्से से जो आप पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी में, उसको भी लिंक कर सकते हैं। तो हायरार्की क्या बनी? सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक, हायर क्लास एनसीईआरटी, उसके बाद 6 से 10th क्लास एनसीईआरटी अलोंग विद एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, मेंस पीवाईक्यूज और एसए के पीवाईक्यूज। क्वेश्चन उठता है कि क्या यहां पे हमारे को नोट मेकिंग करनी है? देखिए, जवाब है हाँ। नोट मेकिंग आपको इसलिए करनी है, पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी स्टैंडर्ड बुक या पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है हमने नोट्स में लिख दी, नहीं। आपको शॉर्ट में नोट मेकिंग करनी है। आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स लिखने हैं कि जब आप रिवीजन करो तो कीवर्ड्स देख के आपको पूरा का पूरा मुद्दा याद आ जाए। कि आप अगर फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो, आपने एक हेडिंग डाली कॉजेस, उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कॉजेस, इमीडिएट कॉज,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लिए, आप जब रिवाइज करोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, आपने राइट टू इक्वालिटी लिखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, उसके नीचे दो दो लाइनें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ क्या होता है, दो दो कीवर्ड्स लिखे, तीन चार कीवर्ड्स लिखे, अपना मुद्दा खत्म। जरूरी नहीं है कि आपको जो किताब में थ्योरी दी गई है या फिर जो एनसीईआरटी में थ्योरी दी गई है वो आपको नोट्स में लिखनी है, नहीं, वो तो फिर एक तरीके से किताब को फोटोस्टेट करने जैसा हो जाएगा, तो आपको वो काम यहाँ पे नहीं करना है। नोट मेकिंग करनी है, शॉर्ट में करनी है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप ये शॉर्ट नोट्स बनाओगे ये आपको कंपेटिटिव एज कैसे देंगे, कि जब प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 80 से 90 दिनों का गैप होता है, उसमें भी आपको इन्हीं नोट्स के ऊपर रिलाय करना है कि अभी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस के तक की 80 दिनों की दौड़ है हमारी, उसमें हमारे को सब कुछ दोबारा से रिवाइज करना है। ये नोट्स जो आप बनाओगे उस टाइम विंडो को ध्यान में रखते हुए बनाओगे कि जब बाकी सब एस्पिरेंट्स इधर उधर कंपाइलेशन के पीछे भाग रहे होंगे, आपके पास अपने खुद के नोट्स तैयार होंगे कि हाँ, उस 90 दिनों के समय में मेरे को अपने ही जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैंने बनाए हैं उनको रेफर करना है और रिवीजन खत्म करनी है। तो जो भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो वो सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। एक बार ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है खत्म हो गया, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, रिवीजन का। जब आपके नोट्स बन गए, अब आप हफ्ते दर हफ्ते इन्हीं नोट्स को दोबारा से रिवाइज करना शुरू करिए। अखबार तो आप रेगुलरली पढ़ ही रहे होंगे, अगर आपको दिखता है कि अखबार में आपको आपके टॉपिक रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मिला, फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट्स के नोट्स बनाए, अखबार में न्यूज एडिटोरियल पढ़ते हुए आपको कुछ वहां पे फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंट जजमेंट दिख गई, सरकार का कोई इंपॉर्टेंट बिल दिख गया, या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड या कॉन्सेप्ट यूज करा है, आप उसको अखबार से निकाल के अपने नोट्स में डाल दीजिए ड्यूरिंग द रिवीजन। इससे क्या होगा, आपके नोट्स अपने आप अपडेट होते रहेंगे। तो देखिए अप्रोच क्या बनी, स्टैंडर्ड बुक्स, हायर क्लास एनसीईआरटी वो पढ़ते हुए नोट मेकिंग करनी है, अखबार तो पढ़ ही रहे रोज, अखबार में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ मिला उसको नोट्स में अपडेट करा और रेगुलर रिवीजन करी। इस तरीके से आपका काफी टाइम सेविंग टेक्निक से रिवीजन होगा। ठीक है, सवाल उठता है कि जब हम किताब उठा रहे हैं पहली बार, सपोज हमने जीसी लियोंग उठा ली, तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए यहां पे मैं हर साल ये बात बोलता हूं कि एस्पिरेंट एक गलती करता है। कैसी गलती, कि जब भी वो कुछ पढ़ने बैठ रहा है वो सीधा किताब उठाएगा और पढ़ने लग जाएगा, नोट्स बनाने लग जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता, आप अभी तैयारी में नए हैं, यू आर न्यू टू द प्रिपरेशन, इसलिए आपको यह नहीं पता कि आपका जो सामने कंपेटिटर है यूपीएससी, वो कहां कहां से आपके ऊपर वार कर सकता है, कहां कहां से आपके ऊपर अटैक कर सकता है। एक राजा जब भी युद्ध लड़ने जाता था वो हमेशा चारों दिशाओं में देखता था कि दुश्मन कहां कहां से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तभी वो स्ट्रैटेजी बनाता था सामने मैप रख के। आपके लिए वो मैप है पीवाईक्यूज, प्री मेंस और एसए के, कि ठीक है अगर मैंने जीसी लियोंग उठाई है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूं, तो पिछले 10 से 15 साल में मेरे कॉम्पिटिटर ने मेरे ऊपर किस किस तरीके से अटैक करने की कोशिश करी है। मतलब कि प्रीलिम्स में फिजिकल ज्योग्राफी से क्या सवाल बनते हैं, मेंस में फिजिकल ज्योग्राफी से क्या सवाल बनते हैं, एसए में अगर मैं एनवायरमेंट से लिंक करते हुए कुछ डालना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया था कि छत की मरम्मत करने का सही समय तब होता है जब धूप चमक रही होती है, ना कि तब जब बरसात आ रही होती है। द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, ये ऐसे का सवाल था। तो इसमें आप जोशीमठ के कॉन्सेप्ट को, फिजिकल ज्योग्राफी साइक्लोन्स को किस तरीके से लिंक कर सकते हो, आपको वो सोचना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व नहीं करने हैं स्टेप वन में, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां कहां से मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। कि अगर मैं साइक्लोन पढ़ रहा हूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, अलग अलग नाम, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और भी सारे कॉन्सेप्ट्स जो साइक्लोन से एसोसिएटेड है, यूपीएससी ने किन किन बेसिस पे मुझे टेस्ट करने की कोशिश करी है। आपको स्टेप नंबर 1 में पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ उन्हें देखना है कि जब अभी मैं साइक्लोन का चैप्टर पढ़ने बैठ रहा हूं तो मेरे को अपना दिमाग किस किस डायरेक्शन में दौड़ाना है, वो मेरे को पीवाईक्यू से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट अस से पार्लियामेंट का चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा के ऊपर मेंस में क्या सवाल पूछे गए हैं, उनके ऊपर प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछे गए हैं, और एसए में किस तरीके से मैं ये चैप्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं। तभी आप उस अप्रोच के साथ पार्लियामेंट के चैप्टर को लक्ष्मीकांत में पढ़ पाएंगे। पीवाईक्यूज देखिए, एक बार आपने पीवाईक्यूज देख लिए, चैप्टर पढ़िए इसी अप्रोच से जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, और उसके बाद नोट मेकिंग करिए बिल्कुल इसी अप्रोच से, शॉर्ट नोट मेकिंग प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपके नोट्स बन गए, अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्लस
एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर उसके बाद रिवीजन करनी है। ये 4 स्टेप का प्रोसेस आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, तभी आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से एक चीज को पढ़ पाओगे। ये था अपना पिलर नंबर 1, अप्रोच फॉर जीएस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। जितने भी मेरे पीडीएफ्स होते हैं पॉलिटी, आईआर और सीसैट के मॉक क्वेश्चंस, जितने भी फ्री क्लासेस का अपडेट होता है, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। चलते हैं अपने सेकंड पिलर की तरफ, दैट इज अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स। सीधी बात करता हूं, हमेशा एस्पिरेंट एक सवाल पूछता है कि सर क्या मैं डेली न्यूज एनालिसिस देख सकता हूं? क्या मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की डेली समरी पढ़ सकता हूं? क्या मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकता हूं? पिछले 2 साल के टॉपर्स ने बोला कि हमने कभी अखबार नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ी थी। क्या हम ये कर सकते हैं? मेरे पर्सनल ओपिनियन में जवाब है ना। जिस तरीके से यूपीएससी प्री मेंस ऐसे तीनों जगह पे सवाल पूछने लगा है, वो बिना अखबार के सॉल्व नहीं हो सकते। जिस तरीके के सवाल, जैसे स्क्विरल के सवाल हो गए या फिर अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट इकोलॉजी के सवाल हो गए, इवन जिन जिन कानूनों का नाम पॉलिटी में हमारे को अखबार में देखने को मिलता है, वो किसी कंपाइलेशन मैगजीन या न्यूज एनालिसिस में कवर्ड नहीं थे। ऐसे में अखबार खुद से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि आपको अखबार पढ़ने में टाइम लगेगा शुरू में, क्योंकि आपने तैयारी जस्ट अभी शुरू करी है। लेकिन हर बड़ी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। आपने कभी किसी चीज की कोशिश नहीं करी, वो बात सही है, लेकिन ये बोल के कि मैंने तो आज तक अखबार नहीं पढ़ा इसलिए मैं अब भी नहीं पढ़ूंगा, वो चीज गलत है। अखबार खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक, हो सकता है कि जो डीएनए या मैगजीन बना रहे हैं उनके पास सफिशिएंट कंटेंट राइटर्स वगैरह ना हो और वो अपने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, मैगजीन को पतली करने के लिए कुछ सारे टॉपिक स्किप कर दें। ऐसा होता है। आप 1 महीना अखबार पढ़िए और आप 1 महीने की मैगजीन पढ़िए, आप खुद देखेंगे आपके नोट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मैगजीन। क्यों? मैगजीन वालों को मैगजीन पतली रखनी होती है, नंबर ऑफ पेजेस और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम रखनी होती है, इसलिए वो कई सारे टॉपिक्स को उड़ा देते हैं। कुछ ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स करंट अफेयर्स के, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन कंटेंट राइटर्स। अब वो कंटेंट राइटर बीच में एब्सेंट हो गया, 2 दिन आया नहीं, 3 दिन आया नहीं, तो वेबसाइट वाला क्या करेगा? ठीक है, अभी वो 2-3 दिन का छोड़, बैकलॉग 1-2 इंपॉर्टेंट मुद्दे ले ले, बाकी सारे कवर कर दे। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। ठीक है, आपको कोई मुद्दा समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियोस देखिए, आप जो है मैगजीन्स पढ़िए, दैट इज फेयर एनफ। लेकिन ये बोल देना कि अखबार में टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए मैं सिर्फ मैगजीन पढ़ रहा हूं या डेली न्यूज एनालिसिस देख रहा हूं, दैट डजंट मेक मच सेंस टू मी। क्यों? क्योंकि अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत सारे एस्से के फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं जो मैगजीन में कवर नहीं होते, आपको मेंस के पॉइंट्स मिलेंगे जो मैगजीन में कवर नहीं होते, आपको प्रीलिम्स के कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो हो सकता है मैगजीन वाले ने स्किप कर दियो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से जो पर्सनालिटी चाहिए कि कोई सा भी रैंडम मुद्दा हो आप उसके ऊपर बोल पाओ, वो कभी भी मैगजीन से स्टैब्लिश नहीं होगा। अगर आप एक लंबी सोच रखते हो, अगर आप प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की सोच रखते हो, तो आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए इंटरव्यू भी क्लियर करना है, और उसके लिए अखबार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे एडिटोरियल्स आते हैं, कई सारे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं जो मैगजीन डीएनए में कवर नहीं हो रहे हैं, वो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि आपको शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं है अखबार को स्किप करने का। आप ये देखेंगे कि 1 महीना तो समय लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका अखबार पढ़ने का जो समय है वो कम होता रहेगा। तो आपको न्यूज़पेपर के साथ बहुत ही ज्यादा रेगुलर रहना है। और अगेन डिबेट उठती है कि कौन सा अखबार। पर्सनली मैं इंडियन एक्सप्रेस को रेफर करता हूं, क्योंकि मेरे को इसकी कवरेज ज्यादा बेहतर लगती है। तो अगर आप हिंदू पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट है, तो हिंदू में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूं। अगर आप हिंदू पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैगजीन आपको सिर्फ उस केस में रेफर करनी है जब या तो आप बीच में बीमार हो गए, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स थे, आपकी जॉब में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया और आपका न्यूज़पेपर बीच में 1 हफ्ता स्किप हो गया, सिर्फ उस केस में आपको मैगजीन को रेफर करना है। दो, मैं मैगजीन को अभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन आप पिछले 2 हफ्ते का अखबार जाके पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। अखबार स्किप करना मेरे हिसाब से ब्लंडर है, आपको नहीं करना चाहिए। सवाल उठता है कि सर हम अभी जून से तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स 15 से 18 महीने के करने हैं, तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के करंट अफेयर छूटे उन्हें कैसे करें? उसका आपके पास एक ही सोल्यूशन है, कोई भी मैगजीन उठाइए और उन्हें कवर करना शुरू कीजिए। पुराने अखबार पढ़ने का कोई पॉइंट है नहीं, आज से अखबार पढ़ना शुरू कीजिए, सो दैट आपका और ज्यादा बैकलॉग क्रिएट ना हो। लेकिन जो पुराने अखबार आपके स्किप हो गए हैं उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप वो कंपाइलेशन से कवर कर सकते हैं। और वैसे भी
जो न्यूज होती है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, वो बार बार न्यूज में रिपीट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हुए होंगे और वो भी आने वाले समय में दोबारा से रिपीट होंगे। तो आपको उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको 15 से 18 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका अगला प्रीलिम्स जो है वो 26 मई 2024 को है और अभी अपने पास अप्रॉक्सिमेटली 350 से ज्यादा दिन है। तो आप यहाँ पे पुराना बैकलॉग कवर करने के लिए कोई सी भी मैगजीन कवर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, लेकिन आज से ये प्रण ले लीजिए कि अखबार स्किप नहीं होगा। सवाल उठता है कि सर क्या अखबार के हमारे को नोट्स बनाने हैं? जी सर, बिल्कुल बनाने नोट्स, लेकिन यहां पे जो नोट मेकिंग होगी वो डेट वाइज नहीं होगी। बहुत से एस्पिरेंट जो नई तैयारी में आते हैं वो डेट वाइज नोट्स बनाने लगते हैं कि आज 5 जून है उसके नोट्स, 6 जून है उसके नोट्स, 7 जून है उसके नोट्स, 8 जून है उसके नोट्स। नहीं सर, आप ये सोचिए कि अगर आप डेट वाइज नोट्स बनाएंगे तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे और मेंस देने बैठोगे तो आपको उस टाइम पे करंट अफेयर्स को फिल्टर आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एनवायरमेंट के कहां लिखे थे पता ही नहीं है तो सारे मिक्स हो गए, सोशल इश्यूज के कहां लिखे थे सारे मिक्स हो गए, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। इसलिए आपको जब भी नोट मेकिंग करनी है हमेशा टॉपिक वाइज करनी है। टॉपिक वाइज का मतलब है कि आप अलग अलग बुकलेट्स बना लीजिए कि ये एक बुकलेट हो गई पॉलिटी की, ये एक बुकलेट हो गई एनवायरमेंट की, ये एक बुकलेट हो गई साइंस एंड टेक की, ये एक बुकलेट हो गई आईआर की, ये एक बुकलेट हो गई सिक्योरिटी की, ये एक बुकलेट हो गई साइंस एंड टेक की, ये एक बुकलेट हो गई इकोनॉमी की, ये एक बुकलेट हो गई एथिक्स की, केस स्टडीज की। और उसमें आप नोट्स अपडेट करिए। पॉलिटी का जो मिल रहा है लिख दिया, आईआर का जो मिल रहा है लिख दिया। आप ऐसे देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे कि आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है, ये रहे पॉलिटी के करंट अफेयर्स, और जीएस के तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यहाँ पे जीएस के ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं, तो पॉलिटी जीएस के नोट्स और पॉलिटी करंट अफेयर्स के नोट्स साथ लेके बैठेंगे, अपनी तैयारी पूरी होती है। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज नोट मेकिंग करनी है। सवाल उठता है कि सर क्या न्यूज और एडिटोरियल दोनों पढ़ने हैं? जवाब है हाँ। अखबार में जो भी न्यूज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और एडिटोरियल जो है वो आपको डेप्थ देता है आपके सोचने में, आपको डेप्थ देता है इन योर थॉट कि हाँ हमारे को एक पर्टिकुलर मुद्दा, प्रिजन रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इकोनॉमी, के शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, साइक्लॉन्स, लैंडस्लाइड, इन मुद्दों में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या डायरेक्शन है, आपका जो लाइन ऑफ थॉट है वो क्या होना चाहिए, वो आपको एडिटोरियल से मिलेगा। न्यूज से आपको फैक्ट्स ज्यादा मिलेंगे कि हाँ एक पर्टिकुलर मुद्दे पे क्या चल रहा है वो हमारे को दिख रहा है, लेकिन एडिटोरियल से आपको डेप्थ मिलेगी कि एग्जैक्टली अगर मेरे को एसए में पूछा जाता है, मेंस में 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में पूछा जाता है तो मेरे को क्या लिखना है वो आपको एडिटोरियल से मिलेगा। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रहे, यहां पे एस्पिरेंट एक गलती करता है। एस्पिरेंट ने एक एडिटोरियल पढ़ लिया, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, कि सपोज करिए एस्पिरेंट ने एक एडिटोरियल पढ़ा, वो एक एडिटोरियल पढ़ के एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि अभी मेरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन कवर हो गया। जवाब है ना। एडिटोरियल में क्या होता है कि जो ऑथर एडिटर एडिटोरियल लिख रहे हैं उनके पास एक तो लिमिटेड वर्ड स्पेस होती है, वो सारे एस्पेक्ट्स कवर कर नहीं पाते। वो क्या करते हैं, अगर हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं उसमें से 2 या 3 पकड़ेंगे और उनको डिटेल में कवर कर देंगे। तो एक्चुअल में एक एडिटोरियल पढ़ के आपका मुद्दा पूरा कवर नहीं होता, सिर्फ उसके कुछ एस्पेक्ट्स कवर होते हैं क्योंकि उनके पास वर्ड लिमिट होती है। आपने देखा होगा एक डेडिकेटेड स्पेस होता है एडिटोरियल के लिए, पूरा अखबार एडिटोरियल नहीं होता। ऐसे में आपको एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक की तैयारी होगी। कि आपने 3 दिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था एडिटोरियल में, आपने उसके पॉइंट्स लिख लिए, अब दोबारा से इंडिया ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो आपको दोबारा से उसके पॉइंट्स लिखने होंगे, तभी जाके आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो पाएगा। सिर्फ एक एडिटोरियल से मुद्दा कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए न्यूज और एडिटोरियल को रेगुलरली पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो आपके दिमाग में हमेशा एक मुद्दा रहता है कि ये जो मेरे सामने न्यूज आर्टिकल है, ये जो मेरे सामने एडिटोरियल है, मैं इसको पीवाईक्यू से कैसे लिंक कर सकता हूं, यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी इस मुद्दे के ऊपर मेरे को कैसे टेस्ट कर सकता है। इसकी सिंपल सी अप्रोच ये रहती है कि जब आप अखबार पढ़ना शुरू कर रहे हो उससे पहले एक दिन लगा के, एक दिन लगेगा लेकिन दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, एक दिन लगा के जो भी प्री मेंस और एसए के हमारे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लीजिए, आपको अपने आप समझ आएगा कि आपको एक मुद्दा कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एसए 2019 का सवाल था, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट ह्यूमैनिटी
ought to be, but what humanity ought to be. यहां पे मानवता के ऊपर सवाल उठ रहा है कि मानवता जो है वो क्या है, उसकी क्या वैल्यूज है. द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, ऐसे 2021 का सवाल. अब आप जब अखबार पढ़ोगे आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस घूमेंगे कि हां, कि अगर पार्लियामेंट में एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, उनकी सदस्यता को अवैध घोषित किया जा रहा है, तो मैं ऐसे में इसका कैसे प्रयोग कर सकता हूं कि अगर क्वेश्चन आ रहा है रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, कि समझदारी सच्चाई में क्या फर्क है, तो क्या मैं इस मुद्दे को वहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं. आपने देखा कि सरकार ने लड़त से डिसेबल्ड, हमारे जो दिव्यांग जन है उनके लिए कोई बिल, कोई पॉलिसी पास करी. आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू इज नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी. हमारी सरकार जो है एक मानवता की अप्रोच को फॉलो करते हुए किस प्रकार से दिव्यांग जनों के लिए एक कानून पारित कर रही है. तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ते हुए कि एग्जैक्टली मेरे को इसे मेंस एसए और पीवाईक्यू से कैसे लिंक करना है और इस आर्टिकल में मेरे लिए क्या कंटेंट छुपा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स. कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो हमारे संविधान के अंदर ही दिया हुआ है. एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस, की पिछले कुछ समय में जो सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर और इन सब चीजों को अपहोल्ड करते हुए जजमेंट्स पास करी है, उनको मेरे को यहां पे लिखना है. अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं पता होगा तो आप सोच ही नहीं पाओगे अखबार पढ़ते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की अगर आज एक नई जजमेंट आई है तो मैं उसको मुख्य परीक्षा ऐसे निबंध में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूं. और यही सेम क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं. तो जब भी आप अखबार उठाएं उससे पहले मेरी सलाह यह रहेगी कि प्री मेंस और इंटरव्यू के प्री मेंस और एसए के क्वेश्चंस को जरूर देखिए. उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल में आपके लिए क्या कंटेंट छुपा हुआ है. आगे बढ़ने से पहले 8 जून से अनअकैडमी पे मेरा पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का फुल फ्लेजेड कोर्स शुरू हो रहा है. अगर आप पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो आपको इसका इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता. ये कोर्सेज जो है प्री मेंस और इंटरव्यू 2024 25 26 के लिए रेलेवेंट है, जहां पे स्टैटिक, थ्योरी और करंट अफेयर्स सब कुछ कवर होगा. पॉलिटी का ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट कोर्स होने वाला है, जिसमें 94 क्लासेस और 188 आवर्स में पॉलिटी कवर करेंगे. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वन ऑफ द लेंथीएस्ट कोर्स है. और आईआर का जो कोर्स है अपना, उसमें भी थ्योरी और करंट अफेयर्स कवर करेंगे प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. 46 क्लासेस का कोर्स होगा इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में. तो आप इसका एनरोलमेंट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. तो हमने जीएस देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया. टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे. सारे पीडीएफ्स और हैंडआउट्स जो हैं, प्रीलिम से पहले भी मैं वहीं अपडेट करता था, फ्री हैंडआउट्स, फ्री पीडीएफ्स जो मैं कंटेंट डेवलप करता हूं प्री मेंस इंटरव्यू के लिए. और अभी भी आपको पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे. अगला है अप्रोच फॉर ऑप्शनल. सबसे पहले ऑप्शनल की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इस बार के मैं टॉप रैंकर्स की मार्कशीट देख रहा था और उस मार्कशीट में मेरे को एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है. और वो ट्रेंड ये कि उनकी जो जीएस का स्कोर था वो बाकी रैंकर्स के ऑलमोस्ट बराबर था, प्लस माइनस 10-15%. लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस उन लोगों ने क्रिएट करा, वो क्रिएट करा अपने ऑप्शनल के मार्क्स में. इवन एक कैंडिडेट के मैंने 319 मार्क्स देखे ऑप्शनल में, जो इस साल के अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑप्शनल में. मतलब कि अगर आप ऑप्शनल में 300 नंबर का टारगेट लेके चलते हो तो आप ऑलरेडी डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक में आ चुके हो. क्योंकि ऑप्शनल जो है वो आपके लिए गेम चेंजर है. जीएस तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आपको ये टेस्ट करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हो. क्योंकि ऑप्शनल जो है वो बैचलर्स लेवल तक का आता है. जनरल स्टडीज जो है यूपीएससी बोलता है कि वो 12th क्लास तक की आती है, थोड़ा बहुत ऊपर. लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज कर रहे हो उसमें आपको प्रॉपर बैचलर्स लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा यूपीएससी का मानना है. तो जब भी आप कोई ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो आपको उसमें हमेशा ये टारगेट रखना है कि मेरे को इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में 300 नंबर टारगेट करने हैं, तो ही जाके मेरा ऑप्शनल सक्सेसफुल हो पाएगा. सवाल उठता है कि सर ऑप्शनल चूज कैसे करना है, ऑप्शनल को हम कैसे चूज करें. दो तरीके होते हैं ऑप्शनल चूज करने के. एक, या तो आप उस सब्जेक्ट को बैचलर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर वहां पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है.
इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स जिनके बेसिस पे ऑप्शनल चूज नहीं करना है, वो क्या फैक्टर्स हैं? एक, कि ये छोटा ऑप्शनल है। ये मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा छोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या मैं वो ले लूं? लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो छोटा है या बड़ा है, आपको अपना एप्टीट्यूड भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं बनता, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी नहीं लेना चाहिए उस केस में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पूरा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस से आज तक दूर भागते हुए हैं कि मेरा साइंस में मन नहीं लगता, मेरे को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो उस केस में आपको एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो छोटा सब्जेक्ट है। छोटा है, लेकिन आपके इंटरेस्ट का ही नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे उसे? और यहां पे लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। हो सकता है कि आपको एक ऑप्शनल 2 या 3 साल पढ़ना पड़े, कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में हमारे को सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। तो ये एक लंबी बैटल हो सकती है। ऐसे में आपको ऑप्शनल इस बेसिस पे चूज नहीं करना है कि ये छोटा ऑप्शनल है, या मेरे दोस्त ने ये ऑप्शनल लिया है, पिछले साल के टॉपर ने ये ऑप्शनल लिया है, या इस सब्जेक्ट का तो जीएस के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कभी भी ऑप्शनल चूज करते हुए नहीं कंसिडर करने चाहिए। क्यों? आपको ऑप्शनल लेना है या तो अपने बैचलर्स के बेसिस पे, क्योंकि 3 4 या 5 साल आप ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, डिपेंडिंग आपका क्या बैचलर्स था, या फिर आपका इंटरेस्ट कहां पे, कि आपको लगता है यार मेरे को थिंकर्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो मैं पीएसआईआर या सोशियोलॉजी ले लेता हूं क्योंकि इनमें थिंकर्स काफी हैं, तो मेरे को उसकी थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इस तरीके से आपको अपना इंटरेस्ट जांचना होगा। सवाल उठता है कि सर ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपना बैचलर्स वाला सब्जेक्ट ले रहे हो तो कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 3 4 या 5 साल ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रीम से हटके कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उस केस में कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो जो आपके बैचलर से एसोसिएटेड नहीं है, वो आपके लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है, और हो सकता है कि आपको उसकी डेप्थ समझ में ना आए। तो यहां पे कोचिंग का डिसीजन जो है ऑप्शनल की, वो आप दो फैक्टर्स देखते हुए लोगे। एक, कि क्या आपका उसमें बैचलर्स है, अगर है तो कोचिंग की जरूरत नहीं है ज्यादा। दूसरा, अगर फिर भी बैचलर्स में था, आपके कुछ कमजोर एरियाज हैं, आपने ठीक से कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, उस केस में आप ऑप्शनल की कोचिंग के बारे में सोच सकते हो। यहां पे ऑप्शनल की कोचिंग का बेनिफिट ये होगा कि आप एक तो आपको पूरा इन डेप्थ नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली आपकी चालू रहेगी। ऑप्शनल की मैंने क्या बोला, 300 प्लस नंबर लाना बहुत जरूरी है ऑप्शनल में। ये टारगेट करके चलोगे तो ही सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक बैठ पाएगी। तो आंसर राइटिंग और प्लस टेस्ट सीरीज भी कवर होगी। तो आप कोचिंग नेसेसरली जरूरी नहीं है कोई एक कोचिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट की फेमस कोचिंग को। नोट मेकिंग ऑफकोर्स करनी है। नोट मेकिंग आपको इसलिए करनी है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 80 से 90 दिनों का गैप होता है, वहां पे आप दोबारा से किताबें लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको बाकी जीएस का सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, कंपलसरी लैंग्वेज, ये सब भी रिवाइज करना होगा। ऐसे में ऑप्शनल के नोट्स आपको एक कंपेटिटिव एज देंगे, कि जब बाकी सब लोग अपनी किताबों में लगे होंगे कि मैंने कहां पे अंडरलाइन करा था, कहां पे कलर्ड मार्कर लगाया था, कहां पे स्टिकर लगाया था, आपके पास ऑलरेडी आपके हैंडमेड नोट्स होंगे जिनका प्रयोग आप अपने ऑप्शनल में कर सकते हैं। तो ऑप्शनल के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कोचिंग नो कोचिंग आपकी कॉल है, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है उसके पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। राइट, ऑप्शनल करना किस टाइम पे है वो मैं आपको मंथली टाइम टेबल में अभी बताऊंगा। राइट, अन अकेडमी पे जून एक्सटेंशन ऑफर चालू है और 6 जून उसका आखिरी दिन है। अगर आप 12 महीने तक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने पे 6 महीने का, और 2 साल 3 साल पे अप टू 2 इयर्स का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। साथ में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको फ्री क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम दिल्ली में मिलेगा अन अकेडमी की साइड से, जिसका पूरा खर्चा अन अकेडमी उठाएगा। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। ऑल्सो अपने ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं अन अकेडमी के, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। तो हमने जीएस देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया, ऑप्शनल देख लिया। अब मैं यहां पे बात करूंगा सबसे पहले आंसर राइटिंग की और एस्से राइटिंग की। यहां पे हमारे को यह समझना है कि ये जो आंसर राइटिंग और एस्से राइटिंग है, इसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव होता क्या है। देखिए, आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करता हूं जनरल स्टडीज में पेपर 1 2 3 एंड 4 की, वहां पे जो एग्जामिनर है, जो यूपीएससी है, वो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कि आप एक टॉपिक को कितना मल्टी डायमेंशनल तरीके से समझते हो। कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक क्वेश्चन देखा अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो आप इस शब्द को कितने अच्छे से समझते हो, और उससे रिलेटेड जितनी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास करी हैं उनको आप कितने अच्छे से समझते हो। इस एक मुद्दे के ऊपर आपकी क्या डेप्थ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नॉलेज है, वो टेस्ट किया जाता है आंसर राइटिंग से, जो हमारी जीएस के पेपर्स में होती है 1 2 3 एंड 4।
जो एसे राइटिंग होती है यहां पे एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। आपने देखा होगा एसे में वो फिलॉसफी बेस्ड एक स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा इसके ऊपर 1500 वर्ड्स आप लिखिए। तो आपको एसे में 1500 वर्ड्स लिखने होते हैं एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। एसे का मतलब ये होता है कि उसने आपको एक लाइन ऑफ थॉट दे दिया, आपको एक सोचने का तार दे दिया, उस तार को आप अपने तारों से कैसे जोड़ रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, दैट इज एसे राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, इसने आपको एक लाइन ऑफ थॉट दे दिया कि हमारे को सच्चाई और समझदारी के बीच में एक बातचीत करनी है। अब आप इसे हिस्ट्री से कैसे लिंक कर रहे हो, एनवायरमेंट से कैसे लिंक कर रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक कर रहे हो, आईआर से कैसे लिंक कर रहे हो, पॉलिटी गवर्नेंस सोशल इशू से कैसे लिंक कर रहे हो, एथिक्स से कैसे लिंक कर रहे हो, वो आपके दिमाग के ऊपर है। तो आप समझिए, आंसर राइटिंग में जो वो बात कर रहा था वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या डेप्थ है वो बताओ मुझे। लेकिन एसे में, निबंध की परीक्षा में, वो ये बात कर रहा है कि एक लाइन ऑफ थॉट अगर आपको दे दिया गया है तो उस लाइन ऑफ थॉट के ऊपर आप किस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हो इन डिफरेंट डोमेन्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप कैसे उस लाइन ऑफ थॉट के ऊपर आगे बढ़ सकते हो, वो बात करता है एस्से में। तो सबसे पहले आपको एस्से और मेंस के आंसर राइटिंग में एक डिफरेंस समझना होगा। एस्से इज अबाउट मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जीएस की आंसर राइटिंग इज अबाउट डेप्थ ऑफ अ सिंगल टॉपिक। एस्से में वो बात कर रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आप कैसे सोच सकते हो उस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर। मेंस आंसर राइटिंग में, जीएस में, वो बात कर रहा है कि एक मुद्दा है उसमें आपकी कितनी डेप्थ है वो बताओ। दोनों का ऑब्जेक्टिव एकदम अलग है। एस्से में वो ये देख रहा है कि आप अपना दिमाग कितनी जगहों पे दौड़ा सकते हो, आप अपना दिमाग कितने कितने सब्जेक्ट्स में दौड़ा सकते हो एक साथ, एस्से में वो टेस्ट कर रहा है। मेंस में वो टेस्ट कर रहा है कि एक ही मुद्दे में आप कितनी गहराई में जा सकते हो, वो टेस्ट कर रहा है। मतलब कि आंसर राइटिंग जीएस में इज अबाउट डेप्थ और एसे राइटिंग इज अबाउट विड्थ, कि आप कितना लंबा, कितना चौड़ा सोच सकते हो, डेप्थ में कितना गहरा सोच सकते हो। ये जो डेप्थ और विड्थ है अंडरस्टैंडिंग की, ये डे वन पे कभी नहीं आती। एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है और उसको लगता है कि डे वन से मैं आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग कर लूंगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक गड्ढा भी खोदते हो ना तो उस गड्ढे को खोदने में भी आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और फिर ये तो यूपीएससी की तैयारी है। जेसीबी की भी कहीं खुदाई होती है तो उसमें भी 4 लोग खड़े होकर देखते हैं और लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, उसमें समय लगता है। ये तो फिर यूपीएससी की तैयारी है। डे वन से आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग नहीं हो पाएगी जब तक कि आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा कि हाँ, अभी मेरे पास कंटेंट है सफिशिएंट कि मैं 1,500 वर्ड्स एक मुद्दे के ऊपर लिख सकता हूं। जब तक आपके पास वो कंटेंट नहीं होगा आप अपनी कलम नहीं चला सकते। यू कैन नॉट रन योर पेन। सवाल उठता है कि एस्से राइटिंग और आंसर राइटिंग हमारे को करनी कैसे है। सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जब तक वो सब्जेक्ट 60 से 70% पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको पीवाईक्यूज नहीं करना है, तब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि यूपीएससी आजकल जिस प्रकार के सवाल पूछ रहा है वो सवाल है मल्टी डायमेंशनल सवाल। यूपीएससी जिस प्रकार के सवाल पूछ रहा है वो सवाल एक ही सब्जेक्ट में मल्टीपल चैप्टर्स को कवर करते हैं। कि अगर यूपीएससी एक सवाल पूछ रहा है तो उसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों कवर्ड होंगे। यूपीएससी एक सवाल पूछ रहा है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर दोनों एक साथ कवर्ड होंगे। कहने का मतलब है कि यूपीएससी आजकल जो मेंस में क्वेश्चंस पूछ रहा है वो किसी एक चैप्टर से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि अक्रॉस द सब्जेक्ट वो मल्टीपल चैप्टर से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर सकते एज पर द करंट ट्रेंड। अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये नजर आएगा कि पहले के टाइम पे 2005, 6, 7 में यूपीएससी सिर्फ एक ही चैप्टर से सवाल पूछता था। लेकिन जैसे जैसे यूपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है, एक क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर से कवर किया जा रहा है। ऐसे में आप सिर्फ एक या दो चैप्टर पढ़ के आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बात करी डेप्थ और विड्थ की, वो एक चैप्टर पढ़ के नहीं आती। ऐसे में जब आपका एक सब्जेक्ट 60 से 70% पूरा होने लगे, आपको लग रहा है कि एक सब्जेक्ट जो आपका काफी हद तक पूरा होने वाला है, उसके बाद आप पीवाईक्यू शुरू करिए। देखिए, मेंस और एसए की जो आंसर राइटिंग होती है वो हमेशा सबसे पहले पीवाईक्यू से शुरू करनी चाहिए। और उसका रीजन ये है कि पीवाईक्यूज एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं।
कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो डेली ब्लॉग्स और ये जो वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे आंसर राइटिंग करने लगते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो कंटेंट राइटर्स बनाते हैं, और कई बार कंटेंट राइटर जो हैं वो क्वेश्चन को अननेसेसरली मुश्किल बनाने के चक्कर में यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं। यूपीएससी की जो क्वालिटी क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, और ब्लॉग्स में जो क्वेश्चन आता है वो क्या करते हैं, अखबार में से कोई भी लाइन लेंगे और उसके आगे वर्ड लिख देंगे एल्यूसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। हमारे को इस तरीके से आंसर राइटिंग नहीं करनी है। मतलब कि आप आंसर राइटिंग एक तो तब शुरू करेंगे जब आपका 60 से 70% एक सब्जेक्ट पूरा हो गया होगा, और वो भी पीवाईक्यू से शुरुआत करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज की बात मैं आने वाले पिलर में करने वाला हूं। लेकिन यहां पे बहुत केयरफुल रहेंगे कि आप कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस हैं या नहीं है, या सिर्फ न्यूज़पेपर की लाइंस को कॉपी पेस्ट करके आगे एक डायरेक्टिव वर्ड लगा दिया गया है। तो आंसर राइटिंग में अपनी ये अप्रोच रहेगी, और आप कोशिश करिए कि जब आपका 60 से 70% एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो हफ्ते में 2 से 3 आंसर्स आप जरूर लिखें। उससे आपको मेंस में काफी अच्छा स्कोरिंग एज मिलेगा। तो हमने अपने ये 4 पिलर जो है कवर कर लिए हैं, और अब हम चलते हैं सीसैट की तरफ। वैसे तो सीसैट के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जो है वो सीसैट के ऊपर था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे मैंने सीसैट की बुक लिस्ट को डिटेल में कवर करा हुआ है। राइट, अगर हम सीसैट की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमने 2023 में देखा कि क्वांट जो थी उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे कैट लेवल के थे। क्वांट वाज नॉट एट ऑल इजी। 39 के अराउंड क्वेश्चन जो थे वो क्वांट में से थे, मतलब कि आधा पेपर क्वांट में से बना था, और उसमें भी क्वेश्चन जो थे वो बहुत हद तक कैट लेवल के थे। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो यहां पे लॉजिकल रीजनिंग भी डायरेक्ट नहीं आती है, उसे भी डेटा सफिशिएंसी के साथ लिंक कर दिया जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और फिर वो कह रहा है कि बताओ ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनसफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस तरीके से मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के यहां पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाए गए थे। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ जो थे वो काफी आसान थे, लेकिन कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे थे जहां पे एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन था कि इवन अलग अलग इंस्टीट्यूट के आंसर की भी अलग है, हर एजुकेटर अपनी अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे एक डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन था। तो अगर हम तीनों पिलर्स देखते हैं तो तीनों ही पिलर्स में हमारे को कुछ डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स, डिफिकल्ट एंगल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सीसैट में कोई शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है इन अ वे कि आपको सीसैट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे आप आईआईटी से हो, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आप मैथ्स के कितने ही बड़े टॉपर क्यों ना हो। ऐसे कई सारे आईआईटीएन स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया इस बार प्रीलिम्स के बाद कि इवन दो वी आर फ्रॉम आईआईटी लेकिन फिर भी हमारा सीसैट क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको किसी खुमारी या किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि मैं तो मैथ्स कर ही लूंगा, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूं, मैंने एसएससी और आरबीआई ग्रेड भी 2 बार निकाला है। नहीं, आपको इस खुमारी में नहीं रहना है, क्योंकि सीसेट जिस लेवल पे जा रहा है हमारे को नहीं पता कि अगले साल यूपीएससी सीसेट में क्या कर देगा। ऐसे में राइट फ्रॉम डे वन अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आज से ही आपको सीसेट के ऊपर फोकस करना होगा, और 20 to 30 मिनट हर दिन आपको सीसेट की प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी क्या कंप्लीट बुक लिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में वो सारा कवर कर दिया है। तो अपना जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, सीसैट कवर होता है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज मंथली टाइम टेबल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको सारे के सारे पॉलिटी, आईआर और सीसैट के पीडीएफ्स, शॉर्टकट ट्रिक, टेक्निक, डेली पॉडकास्ट और आंसर राइटिंग मिलता रहेगा। अब आते हैं मंथली टाइम टेबल पे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी जून 2023 से आपने अपनी तैयारी शुरू करी है और अपना मई 2024 आपका टारगेट है। ऐसे में इन दो एजम्पशंस के साथ जो आपका मंथली टाइम टेबल बैठता है वो कुछ इस तरीके से बैठेगा कि सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है ऑप्शनल से। यह मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको ऑप्शनल से शुरुआत इसलिए करनी है क्योंकि ऑप्शनल कैरी करता है 500 मार्क्स की वेटेज। जीएस का कोई भी अकेला सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है। 500 नंबर ऑप्शनल से निकलते हैं। ऐसे में अगर आप ऑप्शनल सबसे पहले कवर कर लेते हो तो आपको 500 नंबर की गारंटी हो गई कि हां अभी मैंने ऑप्शनल कवर कर लिया है तो अभी मेरे को 500 नंबर तो श्योर है। ऐसे में सबसे पहले ऑप्शनल कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल को जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए छोड़ते हो उस टाइम पे आप क्वालिटी रीडिंग ऑप्शनल की नहीं कर पाओगे। उसका कारण यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अराउंड प्रीलिम्स का प्रेशर बढ़ता रहेगा, बजट आ चुका होगा, आपको रिवीजन करनी होगी, करंट अफेयर्स का बैकलॉग कवर करना होगा और इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा,
टेस्ट सीरीज करनी होगी, CSAT की प्रैक्टिस इंक्रीज करनी होगी, रिवीजन के घंटे बढ़ाने होंगे, साथ में आपकी जॉब या कॉलेज भी होगा। तो ऐसे में मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप ऑप्शनल जनवरी, फरवरी या मार्च के लिए छोड़ें। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पे ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो पाए ऑप्शनल उतना जल्दी किया जाए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ठंडे दिमाग से बैचलर्स लेवल तक करना ही होगा, तभी आप 500 में से 300 नंबर यहां पर टारगेट कर पाओगे। वरना फिर ऑप्शनल की वजह से कहीं आपका मेक और ब्रेक ना हो जाए। ऑप्शनल की वजह से मैं नहीं चाहता कि आपका मेरिट लिस्ट खराब हो, राइट। तो मेरे ओपिनियन में सबसे पहले आपको ऑप्शनल कवर कर लेना चाहिए, और ऐसे में जून से लेके 15 अक्टूबर तक का मैं आपको टारगेट यहां पे देता हूं कि इन 4.5 महीने में, देखिए कोई सा भी ऑप्शनल हो एक्सेप्ट मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, उनमें टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, पब एड, सोशोलॉजी, इन सब की बात करते हैं, तो 4.5 महीने मोर देन सफिशिएंट। हिस्ट्री में हो सकता है 15 दिन ज्यादा लगे, यहाँ पे 5 महीने लग सकते हैं हिस्ट्री में, बट अदरवाइज बाकी ऑप्शनल्स की अगर मैं बात करता हूँ, 4.5 महीने एक स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडस्ट्री के अक्रॉस माना जाता है कि हाँ इतना टाइम स्टैंडर्ड है फॉर आवर ऑप्शनल। तो 15 अक्टूबर तक का यहाँ पे मैं आपको टारगेट देता हूँ कि आप ऑप्शनल यहां तक खत्म करने की कोशिश कीजिए। साथ में अब पूरा दिन सिर्फ ऑप्शनल तो पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शनल के साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। ऐसे में जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीने में आप सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी खत्म करिए। सबसे पहले मैं पॉलिटी और इकोनॉमी यहां पे क्यों बोल रहा हूं, उसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे, कि अपने को अखबार जो है उसको आसान बनाना है और उसके लिए पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहां पे 3 महीने इसलिए बोले क्योंकि साथ में ऑप्शनल चल रहा होगा, इसलिए यहां पे आपको 3 महीने लग सकते हैं। अगर आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे होते तो 3 महीने नहीं लगते, या सिर्फ इकोनॉमी पढ़ रहे होते तो दोनों को मिला के 3 महीने नहीं लगते। लेकिन क्योंकि आप साथ में ऑप्शनल भी कर रहे हो, उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला कि जून, जुलाई, अगस्त ऑप्शनल और पॉलिटी इकोनॉमी खत्म करने की कोशिश कीजिए। फिर आता सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका होगा, और सितंबर यहां पे आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म करने की कोशिश करिए। नवंबर, दिसंबर, 2 महीने अभी ऑप्शनल खत्म, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट खत्म। नवंबर, दिसंबर पूरा हिस्ट्री के सारे पिलर्स खत्म कर दीजिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 2 महीने 60 दिन मोर देन सफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे। ऑप्शनल खत्म हो चुका होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट खत्म हो चुका होगा। हिस्ट्री को मैंने नवंबर, दिसंबर में स्पेसिफिकली एक रीजन से डाला है, वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का जो करंट अफेयर है अखबार में थोड़ा कम आता है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का करंट अफेयर आता नहीं है, लेकिन थोड़ा कम आता है। एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा करंट अफेयर आता है, और उसके लिए आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण से मैंने यहाँ पे टाइम टेबल में पहले बोला कि पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट पहले कवर करिए और हिस्ट्री उसके बाद करिए, क्योंकि हिस्ट्री इज 95% स्टैटिक। 5% करंट अफेयर इधर उधर चलता है, अग्रीड, लेकिन आपको पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो डिपेंडेंट ही करंट अफेयर्स के ऊपर है, आपको सबसे पहले वो करने चाहिए, और फिर हिस्ट्री। दिसंबर तक आपके जो मेजर पिलर्स है 5, वो खत्म हो चुके हैं। अब आ जाओ जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने यहां पे सबसे पहले एथिक्स करिए, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस। सोसाइटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी और आईआर बहुत लंबे नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो आपको मेजर टाइम लगेगा इन 3 महीने में, वो एथिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगेगा। इसके बाद अप्रैल और मई कंप्लीटली रिवीजन। मंथली टाइम टेबल मेरे हिसाब से ऐसे फॉलो होना चाहिए, और यहां पे इधर आप अगर चाहें तो 15 दिन का एक बफर ले सकते हैं अप्रैल के पहले 15 दिनों में, कि जो भी हमारा बैकलॉग पीछे से निकलता हुआ आ रहा है वो हम अप्रैल के पहले 15 दिनों में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बफर स्पेस भी रखना जरूरी है। तो ये अपना मंथली टाइम टेबल रहेगा कि किस तरीके से किस महीने में हम क्या कवर कर सकते हैं, राइट। जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, एसए, सीसैट, मंथली टाइम टेबल हो गया। अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल की। डेली टाइम टेबल को मैं 4 मेजर स्लॉट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले आता है स्लॉट नंबर 1, 3 घंटे का। यहां पे आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़िए, या तो जीएस का या एक ऑप्शनल का। इसके बाद ब्रेक यहां पे जरूरी है। जब आपने एक स्लॉट 3 घंटे का कर लिया, उसके बाद यहां पे ब्रेक जरूरी है। फिर उसके बाद उठाइए सेकंड स्लॉट, और वहां पे दोबारा से जीएस या ऑप्शनल पढ़िए। कि सपोज यहां पे अगर आप अपना ऑप्शनल पढ़ रहे थे तो अब इस स्लॉट में जीएस पढ़ने की कोशिश करिए। कि यहां पे अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ रहे थे तो यहां पे अब आप जीएस में सपोज एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कीजिए, लाइक दैट। तो सबसे पहले ये जो 2 मेजर स्लॉट्स हैं आपके दिन में, ये होने चाहिए, चाहे कोई सा भी दिन हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा, आपको सेम स्लॉट्स मेंटेन करने हैं। स्लॉट 1 3 घंटे का, स्लॉट 2 3 घंटे का, जीएस ऑप्शनल, जीएस ऑप्शनल। बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो बिना ब्रेक के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा नहीं। स्लॉट नंबर 3 3 से 4 घंटे का स्लॉट, करंट अफेयर्स का। यहां पे मैंने स्पेसिफिकली 3 से 4 घंटे इसलिए मेंशन करा है क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं और ये आशा करता हूं आपसे कि आप यहां पे अखबार जो है पूरे तरीके से खुद से पढ़ेंगे, और सिर्फ 20-25 मिनट के जो डीएनए वीडियोस होते हैं या जो मैगजीन्स होती हैं सिर्फ उनके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे।
उनको देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर रिलाय करना गलत है। ऐसे में ये 3 से 4 घंटे का स्लॉट मैंने इसलिए रखा है कि आप यहाँ पे अपना जो न्यूज़पेपर है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रीड करेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, एंड इसलिए यहाँ पे 3 से 4 घंटे अलोंग विथ नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग के साथ जो आप ये करेंगे। अगर आप कहीं ये सुन रहे हैं कि अखबार तो सिर्फ 20 मिनट में कवर हो जाता है, तो एज पर द करंट ट्रेंड, जिस लेवल पे यूपीएससी करंट अफेयर्स को ले जा रहा है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी 20 मिनट में वो सारा पढ़ के उसके नोट्स बना सकता है। स्लॉट नंबर 1, 2 एंड 3। अब आता है स्लॉट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट, जिसमें 1.5 घंटा मैंने रखा है। 45 मिनट्स आपके रिवीजन के लिए, जिसमें आप जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स रिवाइज करिए, और 45 मिनट सीसैट के लिए। देखिए, ये वाला स्लॉट जो है मेक और ब्रेक है। मैं ऐसे एस्पिरेंट्स को भी जानता हूं जिनका इस बार भी जीएस में 99-100 स्कोर बन रहा है, लेकिन सीसैट में उनके 22-25 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि सीसैट वो कर ही नहीं पाए। मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, मैं नहीं चाहता कि आपको सीसैट की वजह से, आप एक ब्राइट कैंडिडेट हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका सीसैट की वजह से सिलेक्शन रुके। तो इसलिए यहाँ पे डे 1 से ही मैंने 45 मिनट्स का सीसैट का स्लॉट डाल दिया है। तो इस तरीके से आपका डेली टाइम टेबल रहेगा। यहां पे आप कुछ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रॉडली जो टाइम फ्रेमवर्क है वो ऐसे ही रहेगा कि सपोज आपको क्लास अटेंड करनी है, ऑप्शनल की आपने 2 घंटे की क्लास अटेंड करी है, तो आप लाइव क्लासेस को भी इसी में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। लाइव क्लासेस को भी यहीं पे इंक्लूड कर देंगे कि 2 घंटे की क्लास करी, 3 घंटे का स्लॉट था, 2 घंटे की क्लास करी, 1 घंटा सेल्फ स्टडी, क्योंकि जो सर या मैम ने क्लास में पढ़ाया है वही हमारे को सेल्फ स्टडी में करना है। तो 2+1 3, आपका 3 घंटे का स्लॉट पूरा होता है। तो ये जो टाइम स्लॉट है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द क्लास टाइम, कि अगर आप 2 घंटे यहाँ पे पॉलिटी की क्लास ले रहे हो, तो बचा हुआ 1 घंटा पॉलिटी की सेल्फ स्टडी करो, आपका ये वाला स्लॉट कंप्लीट है। राइट, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और यहां पे अगर आप हफ्ते में एक दिन चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, हाफ डे का, कि आपने 2 स्लॉट स्किप कर दिए एक दिन हफ्ते में और बाकी के 2 स्लॉट्स पे ध्यान दिया। तो आप यहाँ पे ब्रेक लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रेक लेना काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और फिर आपको जो एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए वो डेवलप हो नहीं पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिर्फ पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक्स लेना भी इंपॉर्टेंट है। राइट, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 11 जून को सुबह 11 बजे। ये जो टेस्ट होगा 2 घंटे का टेस्ट होगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अनअकैडमी में स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो। राइट, तो हमने डेली टाइम टेबल की भी बात कर ली, और अब आते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर। देखिए, यहां पे जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक हो गई अपनी प्रीलिम्स जीएस की टेस्ट सीरीज, एक हो गई सीसैट टेस्ट सीरीज, और एक हो गई मेंस की टेस्ट सीरीज जिसमें आंसर राइटिंग होती है। राइट, एस्पिरेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो होता है इस वाली टेस्ट सीरीज पे, जो कि मेरे को पर्सनली थोड़ा सा गलत लगता है। देखिए, अगर मैं इन तीनों टेस्ट सीरीज की बात करता हूं, तो इनमें सबसे ज्यादा जरूरी जो टेस्ट सीरीज है वो ये वाली दोनों टेस्ट सीरीज हैं। क्यों? क्योंकि सीसैट में आपको प्रैक्टिस और स्पीड चाहिए, और आंसर राइटिंग में आपको आंसर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुख्य परीक्षा का आंसर जो है वो लिखा जाता है, या किस तरीके से एक 7 से 8 मिनट के अंदर आपको एक क्वालिटी आंसर लिखना है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको मेंस टेस्ट सीरीज करके ही समझ आती हैं, कि 7 से 8 मिनट के अंदर आपको एक क्वालिटी टेस्ट किस तरीके से लिखना है, क्वालिटी क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। ऐसे में आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए टेस्ट सीरीज की प्लानिंग करते हुए, वो इन दोनों पिलर्स के ऊपर सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जीएस की जो प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज होती है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पे आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएस में आपको स्पीड नहीं चाहिए, जीएस में आपको नॉलेज चाहिए। स्पीड आपको चाहिए सीसैट में, आंसर राइटिंग में 7 से 8 मिनट के अंदर एक आंसर लिखना है। सीसैट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, जीएस प्रीलिम्स में होता है आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कैंडिडेट से बात करेंगे जिन्होंने कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स फेल करा है और उन्होंने बहुत सारे प्रीलिम्स के टेस्ट दिए थे, वो आपको खुद बताएंगे कि उनको जीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से कभी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि यूपीएससी वहां से सवाल पूछता नहीं है। और अगर आपने उसी टाइम में अपने नोट्स ज्यादा रिवाइज करे होते तो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट हुआ होता। तो ऐसे में आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो इन दोनों टेस्ट सीरीज पे होना चाहिए। और ये वाली टेस्ट सीरीज जो है, ऐसा नहीं कह रहा है कि इसे स्किप कर देना है, लेकिन जब आप टाइम डिवीजन की बात करते हो कि कौन सी टेस्ट सीरीज को कितना टाइम देना है, तो आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है वो सीसैट और मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज को देना है। इसको आप हल्का सा कम टाइम देंगे इन कंपैरिजन टू सीसैट एंड मेंस टेस्ट सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रीलिम्स जीएस छोड़ देना है, नहीं, थोड़ा कम करना है, सीसैट और मेंस को ज्यादा करना है। राइट, सवाल उठता है कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम होता कब है। अगर मैं प्रीलिम्स जीएस की टेस्ट सीरीज बात करूं, तो फरवरी एंड, जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उस समय पे आप प्रीलिम्स जीएस ज्वाइन कर सकते हैं।
सी सैट आप जनवरी में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सी सैट की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करें। और मेंस टेस्ट सीरीज और एसए की बात करूं तो ये या तो आप तब कर सकते हैं कि जब आपका 70-80% जीएस का सिलेबस पूरा हो चुका है, नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में, दिसंबर में, या तो तब कर सकते हो कि अभी प्रीलिम्स में भी टाइम है, सिलेबस भी पूरा होने वाला है, तो एक काम करता हूं मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं। या फिर आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 80 से 90 दिनों का गैप होता है उसमें फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दो तरीके जो है मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका सिलेबस किस पेस पे चल रहा है। आप ये गलती मत करिएगा कि अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा लक्ष्मीकांत से और आपने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, वो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज आप एक या दो चैप्टर पढ़ के एक या दो सब्जेक्ट पूरे करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। आप सेक्शनल टेस्ट तो दे लोगे, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट अगेन आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं है, तो आप लिखोगे क्या? तो मेंस की टेस्ट सीरीज का डिसीजन आपको लेना है डिपेंडिंग कि आपका सिलेबस कब पूरा होता है। राइट, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रीलिम्स जीएस है, यहाँ पे एक्सेसिव टेस्ट आपको नहीं देने हैं। राइट, आगे बढ़ने से पहले मेरा पॉलिटी और आईआर का फुल फ्लेजेड कोर्स प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में स्टैटिक थ्योरी और करंट अफेयर्स कवर करते हुए शुरू हो रहे हैं 8 जून से। ये दोनों ही कोर्सेज जो हैं 8 जून से शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे। आप इनका इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। पॉलिटी का जो कोर्स होगा वो लेंथीएस्ट पॉसिबल कोर्स होने वाला है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। 188 आवर्स का कोर्स होगा, 94 क्लासेस का। करंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पूरी पॉलिटी कवर करेंगे एनालिटिकल व्यू पॉइंट से। सिमिलरली आईआर जो है उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोनों ही कोर्सेज का आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस यहां पे लिखा हुआ है, आपको डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड। और 8 जून से दोनों ही कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। राइट, अब हम आते हैं करियर बैकअप के ऊपर। हमने कई सारे पिलर्स देखे यहां पे। एक टाइम था जब एस्पिरेंट करियर बैकअप की बात नहीं करना चाहता था। एस्पिरेंट ये बोलता था कि करियर बैकअप की जरूरत उनको पड़ती है जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। करियर बैकअप जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है। करियर बैकअप जो होता है उससे मेरा यूपीएससी का जो सपना है वो शायद पूरा ना हो पाए। इसलिए मैं एकदम रिस्की अप्रोच फॉलो करते हुए सिर्फ यूपीएससी में रहना चाहता हूं। मैं कोई करियर बैकअप नहीं रखना चाहता। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से यूपीएससी अपने पत्ते खेल रहा है और जिस तरीके से पेपर बना रहा है, एस्पिरेंट को ये रियलाइजेशन होने लगा है कि बिना करियर बैकअप के इस लड़ाई में कूद जाना एक समझदारी की बात नहीं होगी। जब तक लाइफ जैकेट ना पहनी हो तब तक समंदर में कूदने का कोई फायदा नहीं होता, वरना डूबना ही पड़ेगा। ऐसे में यूपीएससी में जो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी हैं, पूरा साल लग के पढ़ाई करिए, फिर भी यूपीएससी के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को देखते हुए उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो उनके प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, उनके जो बेस्ट ईयर्स हैं, मोस्ट एनर्जेटिक ईयर्स हैं, उनके 20s जो होते हैं, 22, 25, 26 साल का जो यूथ होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो कहीं यूपीएससी में खराब तो नहीं कर रहा कि पता चले मेहनत भी करी और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ऐसे में इस पेपर के बदलते ट्रेंड को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक करियर बैकअप हो, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी के सहारे नैया जो है वो पार नहीं हो सकती। अब गिवन कि एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसीज कम हो रही हैं, पेपर मुश्किल होता जा रहा है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप सिर्फ यूपीएससी के भरोसे नहीं बैठ सकते आज, अगर आप अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप अभी जॉब में हैं तो जॉब मत छोड़िए। मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए जॉब छोड़ना मेरे हिसाब से आज की तारीख में, गिवन कि इकोनॉमी की हालत क्या है, जॉब्स ले ऑफ्स हो रहे हैं, दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं पता है, ऐसे में अपनी अच्छी खासी लगी हुई जॉब को छोड़ देना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक सपने को ध्यान में रखते हुए आपका घर, आपका किचन, आपका रसोई घर नहीं चल सकता। आपको एक नौकरी हाथ में रखनी ही पड़ेगी। साथ में अगर आप कोई मास्टर्स कर रहे हो, कोई नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, हायर एजुकेशन कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं सब छोड़ देना चाहता हूं, वो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप साइड बाय साइड करते रहिए। हो सकता है आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगे यूपीएससी के लिए। ये मैं बिल्कुल समझता हूं कि यूपीएससी बहुत लोगों का सपना होता है, वो इसे क्लियर करना चाहते हैं, वो कहते हैं यही हमारा सपना है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी कोई चीज होती है कि असल जिंदगी जो होती है वो सिर्फ सपनों के आधार पर नहीं चलती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि करियर बैकअप रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर आपके एक या दो अटेम्प्ट निकल गए हैं और आपके पास अभी तक कोई करियर बैकअप नहीं है, तो आपको तीसरा अटेम्प्ट देने से पहले अपना करियर बैकअप तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप इस रेस में कब तक लगे रहोगे। मेहनती आप हो उसमें मेरे को कोई शक नहीं है, आप में दिमाग भी है उसमें मेरे को कोई शक नहीं है, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरीके से पेपर बन रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और ये सारी चीजें, तो आपको पहले सिक्योर होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे पैराशूट लगा के कूदिए। तो देखिए, प्रोडक्टिव ईयर सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे मत निकालिए। हो सकता है कि आप किसी और फील्ड में और बहुत अच्छा करें। ये कोई डिमोटिवेशन लेक्चर नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा हूं कि चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग कर लीजिए, कोई दूसरा एग्जाम दे लीजिए, कोई जॉब पकड़ लीजिए, इस तरीके से कुछ भी करना चाहे करिए, लेकिन
यहां पे अगेन एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ग्रेड बी, ग्रेड सी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, क्या ये करियर बैकअप हो सकते हैं? मेरा जवाब है ना। क्यों? कंपटीशन वहां पे भी है, वहां पे भी उतना ही आपको टफ लगेगा, वहां पे भी उतने ही लोग बैठ रहे हैं, स्टेट के एग्जाम रेगुलरली होते नहीं है, एसएससी में कभी ना कभी बवाल चलता रहता है। तो सरकारी एग्जाम्स के भरोसे बैठना ही मेरे हिसाब से बैकअप नहीं है। बैकअप का मतलब होता है एक श्योर शॉर्ट थिंग कि डिग्री है, नौकरी मिलेगी मिलेगी, प्रोफेसरशिप है, लेक्चर लेंगे, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, फ्रीलांसिंग है, प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, अपनी हायर एजुकेशन है, कुछ भी परस्यू करेंगे, पैसा मिलेगा। ये होता है करियर बैकअप। एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में कूद जाना जिसमें दोबारा से अनसर्टिनिटी आ जाती है, दैट इज नॉट अ करियर बैकअप। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे जब आप अपनी रणनीति बनाएंगे आगे के लिए। और आखिरी मुद्दे पे आते हैं कि क्या दिल्ली जाना जरूरी है या दिल्ली अभी दूर है। देखिए, यहां पे बहुत सीधी सी मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप ऑलरेडी दिल्ली में हैं तो ऐसे में आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि वीकेंड बैच है या नहीं है। क्योंकि अगर एक एस्पिरेंट दिल्ली में होता है, वो कहता है यार अभी मैं 8 महीने की कोचिंग है, 9 महीने 10 महीने के लिए जॉब छोड़ देता हूँ और फिर दोबारा देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो रिस्की प्लेयर हूँ। ये मत करिए। अगर आप दिल्ली में हैं और वीकेंड बैच अवेलेबल है, आप बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी जॉब और अपना कॉलेज मत छोड़िए यूपीएससी के लिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, सलाह भी रहेगी और चेतावनी भी रहेगी। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, आप बाहर कोई जॉब कर रहे हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में, बाहर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आप दिल्ली आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ के, मेरा जवाब है बिल्कुल मत आइए। क्यों? अभी दौर पलट चुका है, सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट रिसोर्सेज, सब कुछ, मेंटरशिप आपको ऑनलाइन मिलता है। तो जो आप कर रहे हैं, जिससे पैसा कमा रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी हासिल कर रहे हैं, उस काम को छोड़ के दिल्ली मत आइए सिर्फ कोचिंग के लिए। हाँ, दिल्ली जॉब के लिए आना है, पढ़ने के लिए आना है, बिल्कुल आइए, लेकिन सिर्फ कोचिंग के लिए सब कुछ छोड़ के दिल्ली मत आइए। वो मेरे हिसाब से वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। पॉलिटी और आईआर का कोर्स आ रहा है 8 जून से, इसको एनरोल करेंगे। टेलीग्राम चैनल का बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसे ज्वाइन करेंगे। अन अकेडमी पे आरंभ बैच शुरू हो रहा है 5 जून से, जिसका एक्सटेंशन ऑफर ऑलरेडी चालू है। तो यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी का ध्यान रखा जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, सब कुछ एक ही जगह पे ध्यान रखा जाएगा। तो ज्वाइन करेंगे अन अकेडमी एक्सटेंशन ऑफर के थ्रू, और यहाँ पे आपको फ्री क्यूवीपी प्रोग्राम भी मिलेगा। ऑल्सो ऑफलाइन के बैचेस अब हमारे अवेलेबल हैं। साथ के साथ अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 11 जून को, उसको एनरोल करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। लेट्स क्रैक इट।